ऑलवेज गिव योर 100%, चाहे आप एकेडमिक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, चाहे कोई और भी क्यों ना काम हो, क्योंकि ये 100% आपको हमेशा सेटिस्फेक्शन देगा। एक्सक्यूजेस दे के आप दूसरों को तो समझा सकते हैं, मगर खुद को नहीं समझा पाएंगे। 100% देने से आप अपने आप को सेल्फ कॉन्फिडेंस रखेंगे, कम से कम मैंने अपना 100% तो दिया था, चाहे एग्जाम निकला हो और चाहे ना निकला हो। वेलकम टू माई बुक लो चैनल, माय नेम इज विकास श्रीवास्तव। आज हम लोग पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एनसीईआरटी क्लास 11 की ज्योग्राफी बुक इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट से चैप्टर रहेगा नेचुरल वेजिटेशन। काफी का टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं, कुछ टॉपिक्स यहाँ पे रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर करेंगे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन से स्टार्ट करते हैं हम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो कि उन्होंने प्रपोज किया है नेशन वाइड फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी, 1952 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी, जिसको हमने 1988 में मॉडिफाइड भी किया है। अभी कुछ रिसेंट में कुछ अमेंडमेंट भी होने हैं, उसमें हम आगे की क्लास में देखेंगे। इस समय जो करंट इशू चल रहा है या करंट अपडेट अगर आप देखते होंगे, तो उसमें अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में रहा है कि बैम्बू जो है उसको माइनर फॉरेस्ट कंसीडर किया जाएगा अब, प्रोड्यूस ओनली इन ए नॉन फॉरेस्ट एरिया। अगर वो किसी नॉन फॉरेस्ट एरिया में प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको माइनर फॉरेस्ट के रूप में कंसीडर किया जाएगा। इस फॉरेस्ट पॉलिसी की एम क्या क्या थे और वही अभी भी हैं अमेंडमेंट होने से पहले तक। 33% ऑफ जियोग्राफिकल एरिया अंडर द फॉरेस्ट कवर। किसी भी स्टेट का कम से कम 33% जियोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट कवर के अंडर में आना चाहिए। ओके, आई होप मुझे आप मेरी फोटो देख पा रहे होंगे, क्लियर आ रही होगी आपके साइड पे। ओके, सेकेंड एम क्या रखा था उन्होंने? इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी और रिस्टोर द फॉरेस्ट। एक तो पहली बात हमें स्टेबिलिटी बनाए रखनी है, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे और फॉरेस्ट को हम और रिस्टोर कर सकें, ठीक है, जिससे कि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे, ये डिस्टर्ब ना होने पाए, क्योंकि इसके डिस्टर्ब होने से स्पीसीज भी कम होने लगेंगी, ठीक है, और एट द एंड ह्यूमन पे ही इम्पैक्ट पड़ेगा। थर्ड एम नेचुरल हेरिटेज, क्योंकि ये एज ए नेचुरल हेरिटेज है हमारी कंट्री की फॉरेस्ट। ओके, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और जेनेटिक पूल की तरीके ये काम करते हैं फॉरेस्ट। फोर्थ एम क्या है? सॉइल इरोजन को रोकना, डेजर्टेड लैंड का एक्सटेंशन, ठीक है, इसको कम करना, और फ्लड एंड ड्राउट्स जो आते हैं मानसून के सीजन के समय में, कुछ जगहों पे फ्लड बहुत ज्यादा आती है, कुछ जगहों पे कहीं उसी समय ड्राउट पड़ रहा होता है, ठीक है, सब क्लाइमेटिक चेंज की वजह से हो रहा है, तो इस पे जितना ज्यादा कंट्रोल किया जा सके। ओके, फिफ्थ एम फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना है और सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक है, किसके थ्रू? सोशल फॉरेस्ट्री के थ्रू। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है अभी हम समझेंगे। अफॉरेस्टेशन का मतलब और ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट को बढ़ाना मीन्स और पेड़ पौधे लगाना, कहाँ पे? फॉरेस्ट एरिया में, ठीक है, जो कि डिग्रेडेड लैंड है, मतलब कि जिन लैंड का, जिन जमीनों का डिग्रेड हो रही है, क्षय हो रहा है, वहां पे और ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाना। ओके ना, जिससे कि क्या होगी, स्वाभाविक सी बात है, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी फॉरेस्ट की, ठीक है, जैसे कि हमें वहां से टिम्बर मिलता है, फ्यूल मिलता है, फॉडर मिलता है, फूड मिलता है, ठीक है, ये सब हम लोगों को बेसिकली अर्बन एरियाज में तो आता ही आता है, फर्स्टली ये रूरल एरियाज के लिए काफी हेल्पफुल होता है वहां के लोगों के लिए, क्योंकि वो पूरी तरीके से इन्हीं चीजों पर डिपेंडेंट होते हैं, रूरल एरिया के लोग कह लें या ट्राइबल्स पीपल कह लें, ठीक है। इनकरेज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वुड। सेवेंथ एम क्या करना है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा वुमेन्स को इन्वॉल्व करना है इस तरीके की फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसीज वगैरह में, ठीक है, क्योंकि मैन इतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, उनके पास बाहर के काम और होते हैं, कुछ टाइम वुमेन अगर जो घर पे रहती हैं उनके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम होता है रूरल एरियाज में या ट्राइबल एरियाज में आप कहें,
तो उनको अगर हम इन्वॉल्व करेंगे तो प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाएगी, क्योंकि उनको केयरिंग कैसे की जाती है वो बेहतर जानती है। Encourage planting of trees, stop felling of trees and thus reduce pressure on existing forest. Okay. ट्राइबल पीपल के लिए ये फॉरेस्ट क्या होते हैं? होम, लिवलीहुड, फूड के साधन, जहाँ पे कई तरीके के फ्रूट्स वगैरह मिल जाते हैं इन लोगों को। एडिबल लीव्स भी, समटाइम्स अगर फ्रूट्स नहीं मिले तो कुछ ऐसी लीव्स भी होती हैं जिनको खाया जा सके। हनी मिल जाता है इनको। ओके। नॉरिशिंग रूट्स, और कुछ यहाँ पे इनके कल्चरल गेम्स होते हैं या वाइल्ड गेम कह लें, वो इन्हीं फॉरेस्ट में होते हैं। ठीक है, इस वजह से ये एक तरीके से इनका होम रहता है परमानेंट, ना कि कंपैरिजन टू अर्बन एरिया जिनके कंक्रीट के बने हुए घर हैं। ठीक है, उनकी कंपैरिजन में ये देखिए, ये ट्राइबल्स हैं, कुछ पत्तों को और कुछ अदर मटेरियल जो कि फॉरेस्ट से प्रोड्यूस होता है उनको कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से। और कुछ तो इनके यूज में आता है, मगर ज्यादातर तो ये बाहर एक्सपोर्ट हो जाता है चीजें, क्योंकि आजकल अब आप देख सकते हैं कि मार्केट इतनी ज्यादा डेवलप्ड हो चुकी है कि ट्राइबल्स प्रोडक्ट्स है वो बहुत ज्यादा सेल हो रहे हैं मार्केट में। कई जगहों पे, दिल्ली जैसी जगहों पे एग्जीबिशन भी लगती है जहाँ पे इस तरीके के ट्राइबल प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं। ठीक है, अब इनको मेन लाइन में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ट्राइबल्स को भी। इनको ये भी कहीं ऐसा ना हो कि छूट जाए, मेन पॉपुलेशन से कोशिश की जा रही है कि जितना इनका टच बना रहे उतना अच्छा होगा। नाउ 188 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल अभी तक। ठीक है, जो कि 33% टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कवर करते हैं कंट्री का। ठीक है, कंट्री का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 33% कवर करते हैं कितने? सिर्फ 188 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स। ओके। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब क्या है कि फॉरेस्ट के अगर पर्सपेक्टिव में देखें तो रिच इन फॉरेस्ट कवर। ओके। और यहाँ पे जो एज ओल्ड पीपल हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनका नॉलेज इस्तेमाल किया जाता है काफी अच्छी तरीके से प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाने में। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट के डेवलपमेंट में इनका नॉलेज को हम बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने अदर मटेरियल की भी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं इनकी नॉलेज के हेल्प से। ओके। ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। ठीक। एक वर्ड आया था सोशल फॉरेस्ट्री, यहाँ पे समझ लेते हैं सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है। बेसिक मतलब तो इसका मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन है। ठीक है, फॉरेस्ट का मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन। और बैरन लैंड्स पे जो मीन्स कह लीजिए बंजर भूमि पड़ी हुई है वहां पर, और फॉरेस्टेशन मीन्स पेड़ पौधों को लगाना। ठीक है, जिससे कि इन्वायरमेंटल, सोशल एंड रूरल डेवलपमेंट किया जा सके उन एरियाज में भी। नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर जो कि 1976 में बना था, उन्होंने सोशल फॉरेस्ट्री को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट अर्बन फॉरेस्ट्री, सेकंड रूरल फॉरेस्ट्री, थर्ड फॉर्म फॉरेस्ट्री। अर्बन फॉरेस्ट्री में क्या क्या चीजें आएंगी? रेजिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ द ट्रीज वगैरह, कहाँ पे? पब्लिक और प्राइवेट ओन्ड लैंड दोनों जगहों पे। ठीक है, एंड अराउंड अर्बन सेंटर जैसे कि ग्रीन बेल्ट हो गए, पार्क्स हो गए, रोड साइड एवेन्यूज हो गए। अभी आपने सुना होगा, अगर न्यूज से अपडेट रहते हो, कि रिसेंटली यूपी के चीफ मिनिस्टर ने ऐसा बोला है कि रोड साइड हम कुछ ऐसे हब्स या प्लांट्स लगाएंगे जो कि मेडिसिनल भी हो और फ्रूट्स प्रोडक्टिव भी हो। ओके, तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है। अगर इस पे काफी अच्छी तरीके से काम हुआ तो बहुत लोगों को हेल्प मिलेगी जो कि लॉन्ग रूट पे चलते हैं, और प्लस आसपास के जो रूरल पीपल है या ट्राइबल पीपल है वो इन प्रोडक्ट्स को भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल ग्रीन बेल्ट, इन सब जगहों पे फॉरेस्ट्री को बढ़ाया जा सकता है। रूरल फॉरेस्ट्री क्या है? ये एम्फेसिस देती है, मीन्स जोर देती है एग्रो फॉरेस्ट्री पे एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट्री पे। मीन्स एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब क्या? एग्रीकल्चर के साथ फॉरेस्ट्री। ठीक है, देखिए यहाँ पे समझ सकते हैं आप। रेजिंग ऑफ ट्रीज एंड एग्रीकल्चर क्रॉप्स, मीन्स एग्रीकल्चर क्रॉप्स के साथ साथ ट्रीज को ग्रो करना। ठीक है, कहाँ पे? वेस्ट पैचेस में, जो एग्रीकल्चर लैंड्स के या जहाँ पे एग्रीकल्चर क्रॉप्स हुए उसके साथ ही लगे हुए कुछ अगर वेस्ट पैचेस छूट गए हैं
तो वहां पे हम ट्रीज लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये एग्रो फॉरेस्ट्री में आता है। कम्युनिटी फॉरेस्ट मतलब कई सारे लोग मिलके एक कम्युनिटी के तौर पे फिर फॉरेस्ट्री करें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया है रेजिंग ऑफ ट्रीज ऑन अ पब्लिक एंड कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड मतलब कई लोगों की मिल्की जो खरीदी जाए। ठीक है, जैसे कि विलेज हो गए, पॉस्चर, टेम्पल लैंड हो गई, रोड साइड्स हो गए, कैनाल बैंक हो गए, स्ट्रिप्स अलोंग रेलवे लाइंस हो गए और स्कूल्स हो गए। ठीक है, इन सब जगहों पे जो भी वेस्टेज पैचेस छूट गए हैं वहां पर भी हम ट्रीज लगा सकते हैं। ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है और काफी प्रोडक्टिव भी हो सकता है, और जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग देख रहे हैं उसमें ये हमें काफी हेल्प करेगा और हमारे कुछ एसडीजी गोल्स हैं उनको अचीव करने में भी हमें मदद करेगा। कम्युनिटी फॉरेस्ट प्रोग्राम्स एम एट प्रोवाइडिंग बेनिफिट टू कम्युनिटी। हाँ, पूरी पूरी कम्युनिटी को जो आसपास रह रही होगी उसको पूरे को हेल्प मिलेगी उससे। ठीक है, वो सब प्रोडक्टिव हो जाएंगे। फॉर्म फॉरेस्ट्री क्या चीज है? फॉर्म फॉरेस्ट्री को अगर हम समझें, is a term applied to process under which farmers grow trees for commercial and non commercial purpose। ठीक है, अपने फार्म लैंड पे जब फार्मर्स ट्री ग्रोज करते हैं, कॉमर्शियल पर्पस भी हो सकता है उनका और नॉन कॉमर्शियल पर्पस भी हो सकता है। अगर दोनों में से कुछ भी हो या दोनों ही हो तो वो फॉर्म फॉरेस्ट्री के अंडर में आता है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, कभी कभी शायद आपने सुना भी हो, न्यूज़पेपर में भी आ चुका है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सीड डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, इन फार्मर्स को, जिसमें कि वो अपने फार्म्स पे चाहे वो कॉमर्शियल वे में चाहे नॉन कॉमर्शियल वे में ट्रीज को ग्रो कर सके। ठीक है, वाइल्ड लाइफ हम समझ लेते हैं। 4 to 5% ऑफ ऑन नोन प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज जितनी भी अर्थ पे मिलती है उसका 4 to 5% इंडिया में ही मिल जाता है। ओके, 4 to 5% ऑल नोन प्लांट एंड एनिमल, जितनी भी प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज अर्थ पर मिलती है जो कि नोन है, अननोन की नहीं बात कर रहे हैं, जो कि नोन है, उसका 4 से 5% इंडिया में ही मिल जाता है। ये काफी बड़ा पॉइंट है। ओके, ये काफी हेल्पफुल भी हो सकता है, मगर अभी हम लोग इतना ज्यादा इंटेंशन नहीं दे रहे हैं इन चीजों को। ठीक है, रीजन क्या है यहाँ पे, क्योंकि इकोसिस्टम में हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, कई तरीके के मौसम है। ओके, which this country has preserved and supported through the ages, जो कि इस कंट्री ने, इंडिया ने बचा कर रखे हैं और काफी लंबे समय से सपोर्ट किया जा रहा है इन चीजों को, डाइवर्सिटी को। ठीक है, क्योंकि क्या है, इंडिया में डिफरेंट टाइप के कल्चर हैं। ठीक है, अलग अलग कल्चर अलग अलग तरीके से पेड़ पौधों से जुड़े हुए हैं, उनको प्रिजर्व करते हैं। इस वजह से आज भी डाइवर्सिटी हमारे यहाँ ज्यादा देखने को मिलती है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। ओके, ये कितना प्लस पॉइंट है आप कह सकते हैं। आपने सुना भी होगा कि बहुत सी हिंदू कम्युनिटी में भी बरगद वगैरह की पूजा की जाती है और भी प्लांट्स की पूजा की जाती है, तुलसी की पूजा की जाती है। तो इस तरीके से वैरायटी ऑफ प्लांट्स या ट्रीज की पूजा करने से इनका प्रिजर्वेशन भी होता है। ठीक है, ये तो हमने हिंदू कम्युनिटी की बात करी, अदर कम्युनिटी भी हैं जो कि इस तरीके से पेड़ पौधों को कल्चर से जिन्होंने जोड़ के रखा है। रीजनिंग ऑफ डिक्लाइनिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, अगर वाइल्ड लाइफ डिक्लाइन हो रही तो उसका कारण क्या है? क्योंकि आज के समय में हम उन चीजों के कंपैरिजन में इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, जिस कारण से फॉरेस्ट का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हमें लैंड चाहिए या हमें फॉरेस्ट प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, जो कि हमें इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में हेल्प करेंगे, जिसके लिए ज्यादा से ज्यादा लैंड क्लियर की जा रही है, चाहे वो एग्रीकल्चर पर्पज से हो, चाहे ह्यूमन सेटलमेंट से के पर्पज से, चाहे रोड, चाहे माइनिंग, चाहे रिजर्वर्स। ठीक है, हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए इन सब चीजों की जरूरत है, मगर एक परसेंटेज हमें मेंटेन रखना पड़ेगा जिससे कि इकोलॉजिकल बैलेंस भी ना ब्रेक हो। ठीक है, प्रेशर ऑन फॉरेस्ट माउंटेन ड्यू टू लॉपिंग ऑफ फॉडर एंड फ्यूल वुड। ठीक है, रिमूवल ऑफ स्मॉल टिम्बर बाय द लोकल पीपल। क्या होता है कि फॉडर हो गए, फ्यूल वुड हो गए, ये सब इनलीगल ट्रेड होता है इन सब चीजों का। ठीक है, टिम्बर वगैरह ये सब, लकड़ी वगैरह का इनलीगल ट्रेड होता है। ठीक है, अगर आपने रिसेंटली पुष्पा मूवी देखी होगी
तो उसमें कुछ ऐसे सीन दिखाए गए हैं। ठीक है, तो आप शायद बेसिक चीजें समझ जाएं उन चीजों से। बहुत सारे ऐसा होता है कि रियल लाइफ के बहुत से ऐसे पार्ट होते हैं जो जुड़े रहते हैं, उनसे भी आप चीजों को डोमेस्टिक मीन्स समझ सकते हैं। ठीक है, grazing by domestic cattle caused on adverse effect on wildlife and its habitat। और क्या कारण है, जैसे कि डोमेस्टिक कैटल्स हैं, घरेलू जानवर वगैरह ये सब पाले होते हैं रूरल एरियाज में लोगों ने। और क्या होता है, चरने के लिए शाम को या सुबह छोड़ देते हैं, तो ये खेतों को बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, और उनके हैबिटेट वगैरह को भी बर्बाद कर देते हैं। ये भी एक कारण है वाइल्ड लाइफ डिक्लाइनिंग का। हंटिंग आजकल हालांकि काफी कम हो चुकी है, गवर्नमेंट ने काफी इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन लिए हुए हैं, मगर तब भी पुराने समय से जो हो चुकी है उसको तो नहीं क्योर किया जा सकता इतनी जल्दी। ठीक है, जो कि स्पोर्ट्स के तौर पे ली जाती है एलिट क्लास के द्वारा। ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स वर किल्ड इन अ सिंगल हंट। बहुत सारे वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर एक ही हंट में मार दिए जाते हैं। ठीक है, सिर्फ स्पोर्ट्स के तौर पे उनको चीजों को लेकर। नॉन कॉमर्शियल पोचिंग होती है। ठीक है, फॉरेस्ट फायर भी होती है, कुछ नेचुरल होती है, कुछ मैनमेड होती है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत सारे ऐसे केस आए हैं सुनने में। ठीक है, कि एग्रीकल्चर के लिए या अदर प्रोडक्शन के लिए उन्होंने फॉरेस्ट में आग लगा दी, जिससे कि उनको एक प्लेन एरिया मिल गया। ठीक है, गिव मी अ सेकेंड। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। अगर वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन की बात करें इंडिया में, तो 1972 में वाइल्ड लाइफ एक्ट आया। ठीक है, जिसने कि एक मेन लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया फॉर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ओके, जिसके दो ऑब्जेक्टिव थे। फर्स्ट, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इंडेंजर स्पीसीज। जो भी इंडेंजर स्पीसीज है, मैंने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कशन किया है, क्रिटिकल, इंडेंजर, वनरेबल। ठीक है, ये सारी स्पीसीज लिस्टेड इन द शेड्यूल ऑफ द एक्ट, जो कि एक्ट के वाइल्ड लाइफ एक्ट के शेड्यूल में मेंशन की गई है। इंडेंजर स्पीसीज को उनको प्रोटेक्शन करना। ठीक है, लीगल सपोर्ट देना कंजर्वेशन एरियाज को। ठीक है, जैसे कि नेशनल पार्क डिक्लेयर करना, सेंचुरीज बनाना, क्लोज्ड एरिया डिक्लेयर करना। इस तरीके से डिक्लेयर करने से उनको एक लीगल सपोर्ट मिल जाता है, ऐसे एरिया को जहाँ पे वाइल्ड लाइफ हमें ज्यादा देखने को मिलती, डाइवर्सिटी है। ठीक है, इस एक्ट को 1991 में अमेंड भी किया गया था। ओके, आज हमारे यहाँ 104 टोटल नेशनल पार्क हैं और 556 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। जरा ये नंबर्स याद रखिएगा, मे बी दीज विल हेल्प यू। ओके, फ्लोरा और फौना की इफेक्टिव कंजर्वेशन के लिए कुछ स्पेशल स्टेप्स भी लिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। जैसे कि उस इंडियन गवर्नमेंट ने यूनेस्को के साथ कोलैबोरेशन करके मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम चलाया, जिसके अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में। ओके, इसके अलावा भी और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए गए। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट हंगुल, कंजर्वेशन ऑफ हिमालय मस्ट डियर। ठीक है, ये सब लॉन्च किए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें, इज अ यूनिक एंड रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल एरियाज। ठीक है, जिसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है। ध्यान रखिएगा, बायोस्फीयर रिजर्व वो हैं जो कि यूनिक और रिप्रेजेंटेटिव इकोसिस्टम है ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड कोस्टल एरियाज के, और जिनको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया गया है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत। ओके, अच्छा, बायोस्फीयर रिजर्व में और आगे देखने से पहले कुछ यहाँ मैप में देख लेते हैं, जैसे कि नेशनल पार्क, जैसे ग्रेट हिमालय। वैसे तो 104 हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे हैं। वैली ऑफ फ्लावर, ओके, ये दुधवार टाइगर रिजर्व, काजीरंगा, मानस, ओके, और सुंदरबन है, चिल्का लेक है, ये सारे, बांदीपुर है, या आप देख लीजिएगा, गिर वगैरह, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क मैंने यहाँ पे दिखाए हैं। ये सब पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आपको क्लियर मिल जाएंगे। ठीक है, आप अगर स्क्रीनशॉट लेंगे यहाँ से तो शायद ब्लर रहेगा, वहाँ पे आप
PDF डाउनलोड कर लेंगे माई बुक लो ऐप से, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लियर पिक्चर। और अगर वहाँ पे नहीं मिलती माई बुक लो ऐप पे, अगर आप सर्च करते हैं बाई चांस नहीं मिलती, तो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रोफाइल का लिंक है, वहाँ से भी आप मांग सकते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आगे देखते हैं। रिजर्व्स को रिकॉग्नाइज्ड, स्वाभाविक सी बात है, यूनेस्को के द्वारा किया गया है, ठीक है, ऑन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में, ठीक है, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में यूनेस्को द्वारा इन रिजर्व्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। इनका मेन पर्पस क्या है वो हम देख लेते हैं। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, डेवलपमेंट के तहत एसोसिएशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। लॉजिस्टिक क्या है, इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, इसके तहत में बायोस्फीयर रिजर्व्स आते हैं और उनमें कंजर्वेशन और सेकंड डेवलपमेंट। मींस एक तो कंजर्वेशन करना है, दूसरा हमें डेवलपमेंट भी देखना है। केवल कंजर्वेशन नहीं करते रहना, कंजर्वेशन से तो स्टेबिलिटी बनी रहेगी, अगर हमें आगे और भी चीजें बढ़ानी है तो उसके लिए डेवलपमेंट करना होगा हमें, ठीक है। कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स में ये आप देख लीजिए, टोटल 18 है। नीलगिरी जो कि 1986 में, नंदा देवी 1988 में, नोकरेक 1988, ग्रेट निकोबार 1989 में, ईयर ऑफ नोटिफिकेशन है ये, गल्फ ऑफ मन्नार 1989 में, मानस 1989 में, सुंदरबन 1989 में, सिमलीपाल 1994 में, डिब्रू और सेकोवा 1997 में, देहांग दिबांग 1998 में, पंचमढ़ी 1999 में, काजीरंगा 2000, ठीक है, सॉरी कंचनजंगा, सॉरी, ओके, अगस्त मलाई 2001, अमरकंटक 2005, कच्छ 2008, कोल्ड डेजर्ट 2009, शेषाचलम 2010 और पन्ना 2011, जो कि रिसेंट आप कह सकते हैं। आइए इसको मैप से देख लेते हैं तो और ज़्यादा आपकी माइंड में इमेज बन जाएगी। हिमाचल प्रदेश में आपको कोल्ड डेजर्ट मिलेगा, उत्तराखंड में नंदा देवी मिलेगी, कंचनजंगा आपको सिक्किम मिलेगा, मानस आपको असम में मिलेगा, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, डिब्रू और सिकोवा ये भी आपको असम में मिलेगा, ओके। नोकरेक आपको मेघालय में मिलेगा, सुंदरबन वेस्ट बंगाल, सिमलीपाल उड़ीसा में, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में, गल्फ ऑफ मन्नार यहाँ पे आपको श्रीलंका स्टार्ट है उसी जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। अगस्त मलाई आपको केरल और तमिलनाडु बॉर्डर पर मिलेगा, नीलगिरी आपको कर्नाटक तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पे मिलेगा, ओके। रन ऑफ कच्छ आपको गुजरात में मिलेगा, पंचमढ़ी आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, पन्ना भी आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, अमरकंटक आपको ये बॉर्डर पे छत्तीसगढ़ और MP के बॉर्डर पे मिलेगा, ठीक है। तो टोटल आप काउंट कर लीजिएगा 8 हो गए होंगे, 18 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ठीक है। आगे देख लेते हैं चीजों को। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपको मालूम है कहां पे था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व ध्यान कीजिए, केरल तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पे, ठीक है। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, शायद आपको हेल्प मिले, ये देखिए, ठीक है। चल आगे देखते हैं। जरा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा सोच के कि आपके जिस भी स्टेट में आप हैं वहां पे आसपास या उस स्टेट में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व मिलता है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया है तो अब ध्यान कीजिए आप किस स्टेट में हो और आपके स्टेट में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व मिलता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, क्योंकि हम लोगों को आसपास की चीजों से ही समझना है, ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें, यहाँ पे हमें बहुत तरीके के हैबिटेट मिलेंगे, ठीक है, जो कि पहली बात तो काफी अनअफेक्टेड है, जिनको स्पॉइल नहीं किया गया है,
ठीक है। इस कारण से आप इसको स्क्रब्स, ड्राई एंड मॉइस्ट डेसिडुअस, सेमी एवरग्रीन, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन सोलार, ग्रासलैंड एंड स्वैम्प, ये सारी वैरायटी आपको मिल जाएगी नीलगिरी में। देख रहे हैं कितनी सारी वैरायटी, इसी वजह से वो पहले ही बता रहे हैं कि डिफरेंट हैबिटेट मिलेंगे। श्रब भी मिलेंगे, ड्राई भी मिलेंगे, मॉइस्ट डेसिडुअस, ठीक है, सेमी एवरग्रीन, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन सोलार, ग्रासलैंड एंड स्वैम्प्स। देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मिलेगी 2 इंडेंजर्ड एनिमल स्पीसीज की, एक नीलगिरी ताहर और एक लॉयन टेल्ड मकाओ। क्या आपने कभी देखा है नीलगिरी ताहर या लॉयन टेल्ड मकाओ को? देखिए आइए देखते हैं। ये नीलगिरी ताहर और ये लॉयन टेल्ड मकाओ, ठीक है। ये अगर आप प्रीवियस ज्योग्राफी के चैप्टर जो मैंने कवर कर उन्हें पढ़ेंगे तो ये लॉयल टेल्ड मकाओ कई जगहों पे मिलता है इंडिया के साथ साथ, आपको मेडागास्कर वगैरह और साउथ अफ्रीका या अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में मिलता है, ठीक है। तो ये कॉन्टिनेंटल द्वीप थ्योरी वगैरह में ये सारी चीजें इंक्लूड होती है, वो भी हम लोग समझेंगे, ओके, कि कहाँ पे कौन सी स्पीसीज मिलती है, तो कहाँ का किस लैंड का रिलेशन आज भी हमें समझ में आता है कि इस पार्ट से रहा होगा, ओके ना। सबसे ज्यादा यहाँ पे आपको मिलेंगे एलिफेंट, टाइगर, गौर, सांबर और चीतल। एलिफेंट, टाइगर वगैरह तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। ये गौर है, ठीक है। ये सांबर है, इंडियन सांबर, ध्यान रखिएगा। सांबर वो वाला नहीं जो कि साउथ इंडिया में दिया जाता है डोसे के साथ, ठीक है। ये सांबर दूसरा है, इनके सामने भी मत आ जाइएगा आप ना। और चीतल, ठीक है। ये यहाँ पे इनका ज्यादा आपको पॉपुलेशन मिलेगी, ठीक है ना। और सबसे बेस्ट बात यहाँ की ये है कि यहाँ पे 80% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट मिलेंगे आपको, ठीक है, जो कि फ्रॉम वेस्टर्न घाट्स नीलगिरी में बायोस्फीयर रिजर्व में है, ठीक है। 80% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब कि जितनी वैरायटी मिलती है इंडिया में उसका 80% सिर्फ यहीं पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। अगर हम नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, जानते हैं कहाँ पे है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व? ध्यान कीजिए, चलिए दिखाता हूँ मैं। उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ पे ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक। आइए इसके बारे में जरा समझ लेते हैं चीजें। यहाँ पे आपको जो क्लाइमेटिक कह लें या इकोलॉजिकल कह लें, टेम्परेट मिलेगी, ठीक है। द मेजर फॉरेस्ट टाइप यहाँ पे आपको टेम्परेट मिलेगी, और यहाँ पे कुछ स्पीसीज मिलेंगी जैसे कि सिल्वर वीड और ऑर्चिड। ऑर्चिड कौन सी? लेटिफोलिया या रोडेडेंड्रॉन, ठीक है। तो जरा आपको मैं दिखा देता हूँ। सिल्वर वीड आपने शायद ही कभी देखी हो, ये देखिए, ये सिल्वर वीड है, ओके, शायद आपने कहीं देखी हो, ठीक है। देखिएगा अपने आसपास के एरिया में क्या सिल्वर वीड मिलती है जहाँ पर आप हैं। और ये ऑर्चिड है, काफी डेकोरेशन वगैरह में और बुके वगैरह तैयार करने में ऑर्चिड के फ्लावर बहुत यूज होते हैं, ठीक है। और देखिए, हाँ, ये है जो लेटिफोलिया की वो बात कर रहे थे कि ऑर्चिड के टाइप्स में लेटिफोलिया, ठीक है, लेटिफोलिया। तो लेटिफोलिया ये अभी छोटे छोटे फूल्स हैं, या आपने शायद अपने आसपास देखा भी होगा कहीं, ठीक है। और किसकी बात कर रहे हैं? रोडेडेंड्रॉन, ये है रोडेडेंड्रॉन, ओके। शायद ये भी आपने देखा होगा रोडेडेंड्रॉन आपके आसपास। देखिएगा कि शायद जो ज्योग्राफिकल टर्म्स हम लोग यहाँ पे यूज करें, क्या उस तरीके का कुछ भी आपको ट्री प्लांट स्पीसीज आपके आसपास देखने को मिलता है कि नहीं, ठीक है। मिलता है तो किस कैटेगरी में रखा जाएगा? इंडेंजर है, डेंजर्ड है, ठीक है। ये भी जरा देखिएगा, समझिएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, आपको चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी, याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। काफी रिच फोना है यहाँ का, जैसे कि यहाँ पे और भी मिल जाएंगे आपको, जैसे स्नो लेपर्ड वगैरह, ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, मस्ट डियर, स्नो कॉक, गोल्डन ईगल, ब्लैक ईगल। आइए इसमें से मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। जैसे कि ये है, ये स्नो लेपर्ड, ठीक है। लगभग आप समझ रहे हैं कि फेस काफी हद तक कैट से मिल रहा है इसका, ठीक है। ये मस्क डियर है, ठीक है। और देख लेते हैं,
ये स्नोकॉक है, ओके, और ये गोल्डन ईगल है, सब इंडिया में मिलती है, ठीक। अगर हम सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, ध्यान है कुछ, सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ मिलता है? ये है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इट इज लोकेटेड इन ए स्वैम्पी डेल्टा, स्वैम्पी डेल्टा मतलब दलदली जगह है, ठीक है, ऑफ द रिवर गंगा इन वेस्ट बंगाल, जहाँ पे क्या क्या मैंग्रोव फॉरेस्ट, स्वैम्प्स एंड फॉरेस्टेड आइलैंड वगैरह मिलेंगे आपको, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट, स्वैम्प्स और फॉरेस्टेड आइलैंड वगैरह मिलेंगे। और ये आप समझ सकते हैं, अगर जानते भी होंगे, कि ये रॉयल बंगाल टाइगर का घर ही कहे आप इसको, सुंदरबन को, ठीक। आगे देख लेते हैं इन चीजों को। यहाँ पे क्या है, जो मैंग्रोव्स की जो रूट्स हैं, ठीक है, वो टैंगल्ड मास ऑफ द रूट्स ऑफ मैंग्रोव्स, उससे होगा क्या कि ये जो स्पीसीज को सेफ होम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज, जैसे कि फिश हो गए, श्रिम्प हो गए, ओके, ये श्रिम्प है, ये काफी ज्यादा मीन्स आपको खाते हुए लोग भी मिलेंगे, ठीक है, काफी खाए जाते हैं, जैसे फिश खाई जाती है ज्यादा से ज्यादा, वैसे श्रिम्प भी खाते हैं बहुत से लोग, ठीक। तो ये काफी यहाँ पे मिलेंगे फिश और श्रिम्प, क्यों, इनको यहाँ पे सेफ होम मिल जाता है, उसका भी रीजन है, क्योंकि टैंगल मास ऑफ रूट्स ऑफ मैंग्रोव्स के कारण, ओके। बर्ड्स का भी हैबिटेट काफी मिलेगा, वैरायटी इस वजह से मिलेगी आपको, 170 बर्ड स्पीसीज आर नोन एज टू इनहेबिट दिस मैंग्रोव फॉरेस्ट, क्योंकि ये काफी घने होते हैं और यहाँ पे हैबिटेट बनाना जानवरों के लिए काफी प्रोटेक्टिव होता है, ठीक है। इस कारण से यहाँ पे वैरायटीज मिल जाएगी, मैंने आपसे कई बार ये चीजें कही हैं कि जहाँ पे वैरायटी होगी, डाइवर्सिटी होगी, और मीन्स सर्वाइवल इजी होगा, वहां पे वैरायटी या वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा मिलेगी किसी भी स्पीसीज की, या एनिमल्स की, या ह्यूमन बींग्स की, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप देखें कि ह्यूमन बींग्स का मैक्सिमम पॉपुलेशन लैंड एरिया में या सेंट्रल एरिया में इंडिया के ही क्यों मिलता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स फ्लो होती हैं, ठीक है, जो जिनमें साल भर पानी रहता है, साल भर पानी रहने की वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है, साल भर एग्रीकल्चर पॉसिबल है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, कुछ तो अपने लिए रखा, कुछ सरप्लस वाला सेल कर दिया, ठीक है, उससे और एक्स्ट्रा मनी आए, उसका हमने अदर यूटिलाइजेशन किया, इस वजह से सेटलमेंट होता चला गया, ठीक है। अदर प्लेसेस में ये पॉसिबल नहीं है, इतना आसान नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको सेलाइन और फ्रेश वाटर दोनों मिलेगा, जिस कारण से यहाँ पे चीतल डियर, बार्किंग डियर, वाइल्ड पिग और इवन मकाओ भी मिलेंगे, ठीक है। मैंग्रोव फॉरेस्ट को अगर हम कैटेगराइज करें, तो जो इंडिया में मिलती है वो हेरिटेरिया फोम है, ठीक है, जिसका बहुत ज्यादा यूज, मतलब जिसकी लकड़ी का या टिम्बर का यूज किया जाता है, ठीक है, फॉरेस्ट टिम्बर। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, ध्यान है कहाँ पे है? नहीं ध्यान आ रहा तो मैं दिखा देता हूँ, श्रीलंका के पास, इंडिया श्रीलंका पास, ये देखिए गल्फ ऑफ मन्नार। इट इज द वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रीजन, ठीक है, फ्रॉम अ मराइन बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव, मतलब कि दुनिया का मीन्स जितने भी बड़े रिचेस्ट रीजन है उनमें से एक ये है, ठीक है, वन ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट रीजन फ्रॉम अ मराइन बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव। अगर मराइन बायोडाइवर्सिटी पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये उन बड़े रिचेस्ट रीजन में गिना जाएगा वर्ल्ड के, ठीक है, जहाँ पे हमें मराइन बायोडाइवर्सिटी ज्यादा देखने को मिलेगी, जिनमें आपको 21 आइलैंड्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अमंग द गल्फ 3600 प्लांट मिलेंगे और एनिमल स्पीसीज, इतनी ज्यादा वैरायटी है यहाँ पे, 3600 प्लांट एनिमल स्पीसीज आर ग्लोबली इंडेंजर्ड, और जो कि ग्लोबली इंडेंजर्ड हैं, जिसमें कि सी काऊ भी है, जिसको हम डुगोंग कहते हैं, ठीक है, आप शायद देख भी चुके होंगे सी काऊ को, ओके। तो इस चैप्टर में आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गिव योर फीडबैक इन a comment section box. Thank you for watching this video.